बच्चों, मैं 2-3 दिन के लिए प्रयागराज चला गया था, इसलिए इस क्लास में थोड़ा सा और रद्द उत्पन्न हुआ है। लेकिन लाभ की बात यह है कि बड़ी श्रद्धा है मेरी बड़े हनुमान जी के दर्शन के प्रति। हमारे भाई साहब हैं, उनके साथ में संगम में स्नान हुआ और ये बड़ा अविस्मरणीय रहा। तो खैर, ये तो हुई हमारे प्रयागराज के प्रवास के दौरान की बातें। हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के तहत उत्तर भारत में आर्थिक और सामाजिक जीवन। इसमें सबसे पहले हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो काल आता है, जो नया काल माना जाता है, उसके दौरान नगरों में लंबी दूरी व्यापार का पतन हुआ। सोने के सिक्के गायब हो गए, लुप्त हो गए। चांदी के सिक्कों का भी जो धातु था उसका ह्रास होता है। स्थानीय स्तर पर एक अभिजात वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती है और वह न केवल आर्थिक और सामाजिक जीवन में बल्कि राज्य या सरकार की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी होता है, उसको प्रभावित करता है। इस व्यवस्था के लिए फ्यूडल यानी सामंती शब्द का प्रयोग हुआ। भले ही यहाँ मेनोरियल सिस्टम एवं कृषि दासता जैसी यूरोपीय सामंतवाद की कुछ चरित्रगत विशेषताएं समाज में नहीं थी, अनुपस्थित थी। एक प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार मोहम्मद हबीब हुए हैं। उनके अनुसार उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना के कारण समाज और आर्थिक जीवन में दूरगामी परिवर्तन होते हैं। वो कहते हैं कि नए तुर्क शासन ने ऐसे सामाजिक तत्वों को विकसित किया जिन्होंने पहले से चले आ रहे जो निरंतरता में था आर्थिक संगठन, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ। इस नए शासन के कारण नगरों का विस्तार हुआ, भूमि संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो जब हम लोग आर्थिक जीवन की बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग इसी को ध्यान में रख करके बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कृषि उत्पादन की बात करते हैं। सल्तनत काल के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कोई तत्व शायद ही प्रकट हुए। इब्न बतूता ने, जिन्होंने समूचे भारत का भ्रमण किया था, देश में उपजाए जाने वाले अनाजों तथा अन्य फसलों, फलों और फूलों का विस्तृत विवरण दिया है। उनमें अधिकांश से हम परिचित भी हैं, जैसे चावल और गन्ना पूर्वी और दक्षिणी भारत में उपजाए जाते थे। गेहूं, तिलहन आदि का उत्पादन उत्तरी भारत में होता था। कपास, जौ, राई और अन्य निम्न स्तर की फसलें व्यापक तौर पर लगाई जाती थी। इब्न बतूता कहता है कि मिट्टी इतनी अधिक उपजाऊ थी कि इसमें साल में 2 फसलें, रबी ये शरदकालीन फसल था और खरीफ यह वर्षाकालीन फसलें उगाई जाती थी। वस्तुतः सल्तनतकालीन कृषिक संरचना मुस्लिम विचारधारा और पूर्व प्रचलित देशी संस्थाओं का सम्मिश्रण था। यही समय की मांग भी थी, क्योंकि नव आगंतुक मुस्लिमों को यहाँ की कृषि संरचना की उतनी समझ नहीं थी जितने की जो स्थानीय हिंदू शासक थे उनको थी। भू राजस्व का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अतः सुल्तानों ने भू राजस्व संबंधी नए नियम बनाए। राज्य अधिशेष उत्पादन मुख्यतः इक्ता प्रणाली द्वारा प्राप्त करता था। इस अधिशेष उत्पादन से 2 वर्ग लाभान्वित होते थे, इक्तादार और जमींदार। मूलतः ये दोनों ही शासक वर्ग थे। भूमि का स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा था, क्योंकि
यह समस्या अंग्रेजों के ज़माने तक बनी रही। भूमि के अगर प्रकार की बात करें तो सल्तनत काल में भूमि के 4 प्रमुख प्रकार थे। पहला खालिसा भूमि, दूसरा प्रदत्त भूमि, तीसरा इक्ता भूमि और अधीनस्थ हिंदुओं के आधिपत्य वाली भूमि। खालिसा भूमि की अगर बात करें तो इस प्रकार की भूमि प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रहा जा सकता था। इसमें सुल्तान का व्यक्तिगत खर्च हो जाता था, उसके परिवार का, सुल्तान के निजी जो अंगरक्षक थे, निजी सैनिक थे, युद्ध की जो तैयारियां होती थी, वो सबका खर्च इससे चलता था। खराजी भूमि की अगर बात करें बच्चों तो वह भूमि जिसके स्वामी हिंदू थे अथवा जो भूमि राजकीय नहरों या तालाबों के जल द्वारा कृषि योग्य बनाई गई थी, उसे खराजी भूमि कहते थे। खराजी भूमि से उपज का भाग 1/5 खराज या भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ऊसरी या उसरी भूमि की अगर बात करें तो वह भूमि जिसके मालिक मुसलमान थे। उसरी भूमि से 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। प्रदत्त भूमि, इसको मिल्क, इनाम, मदद ए माश या वक्फ कहा जाता था। प्रदत्त भूमि के तहत मिल्क यानी राजकीय अनुदान, इनाम मतलब राजकीय पुरस्कार, मदद ए माश या इदरार मतलब राजकीय पेंशन या वृत्ति और वक्फ मतलब धार्मिक निधि प्रकार की भूमि आती थी। दिल्ली के सुल्तान हिंदू शासकों की देखा देखी भूमि अनुदान प्रदान करने की प्रथा शुरू करते हैं और इस तरह की भूमि कर मुक्त होते थे तथा समय के साथ प्रायः वंशानुगत हो जाती थी। अलाउद्दीन खलजी ने अपने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत इस प्रकार की भूमि को समाप्त कर दिया था। उसने उन सभी जमीनों एवं गांवों जो मिल्क, इनाम या वक्फ के रूप में दिए गए थे, उसको खालिसा यानी राजकीय भूमि में मिला लेने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खलजी के समय में छीने गए भूमि अधिकार उनके धारकों को गयासुद्दीन तुगलक के समय लौटा दिया गया और यही क्रम शेष सल्तनत काल में भी चलता रहा। इक्ता भूमि की अगर बात करें बच्चों तो इस प्रकार की भूमि अधिकांशतः नगद वेतन के लिए दिया जाता था। लेकिन ज्ञात रहे कि इक्ता भूमि प्राप्तकर्ता को सिर्फ राजस्व संग्रह करने और उसका एक अंश रखने का ही अधिकार दिया जाता था। भूमि का मालिकाना हक उसको नहीं प्राप्त था। अधीनस्थ हिंदुओं के आधिपत्य वाली भूमि की अगर बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत वह भूमि आते थे जो परंपरागत राजाओं, जमींदारों के पास थी और जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भूमि कर के अगर प्रकार की बात करें, भू राजस्व के प्रकार के, तो सल्तनत काल में भूमि कर 2 प्रकार के थे। पहला खराज और दूसरा उस्त्र। खराज गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था जो 33% से लेकर के 50% तक होता था, यानी वह 1/3 से 1/2 भाग तक। जबकि उस्त्र मुसलमानों पर लगने वाला कर था जो 10% या 15% तक होता था। भूमि कर के निर्धारण के अगर तरीके की बात करें तो सल्तनत काल में भूमि कर के निर्धारण के 3 तरीके प्रचलित थे: बटाई, मुक्तई और मशाहत। बटाई का अभिप्राय किसानों के साथ पैदावार का हिस्सा बांट करने से था। बटाई प्रणाली के लिए प्रयुक्त अन्य नाम थे हासिल, किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी। बटाई प्रणाली के अधिकतर उस क्षेत्र में लागू की जाते थे जहां पर राज्य का प्रत्यक्ष शासन होता था। खेत बटाई की अगर बात करें तो इस बटाई में खेत बोने या खड़ी फसल के समय खेत बांटकर राज्य का हिस्सा तय कर दिया जाता था। लांग बटाई या लांक बटाई, इसका अर्थ हुआ कटी हुई फसल। इस बटाई में फसल के कटने के बाद खलिहान में राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। रास बटाई में भूसा अलग करने के बाद दाना में राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था।
मुक्ताई यह एक मिश्रित प्रणाली थी। इसमें किसान जो चाहे फसल उगाता था और बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान करता था। मशाहत, इसका पूरा नाम वा हुक्म मशाहत व वफा ए विश्वा। इस प्रणाली में भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। अलाउद्दीन खलजी ने इस भू राजस्व प्रथा को पुनः जीवित किया। पुनर्जीवित इसलिए कि वह पद्धति भारत में पहले से प्रचलित थी। मशाहत पद्धति मुगल बादशाह अकबर के ज़माने तक चलती रही। भूमि कर निर्धारण के तरीके और सुल्तानों के बारे में अगर बच्चे बात करें तो बलबन ने बटाई और मुक्ताई प्रणाली प्रचलित की थी। अलाउद्दीन खलजी ने मशाहत प्रणाली चलाई। गयासुद्दीन तुगलक ये मशाहत प्रणाली को त्याग करके उसके स्थान पर बटाई और मुक्ताई प्रणाली को जन्म दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो इसने मशाहत प्रणाली को फिर से चालू किया, पर बाद में उसे इस प्रणाली को छोड़ देना पड़ा। फिरोज तुगलक ने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी नामक एक अनुभवी राजस्व अधिकारी को सल्तनत की कुछ जमीन का रकबा या क्षेत्रफल पता करने एवं राज्य की आमदनी आंकने के लिए नियुक्त किया। जुनैदी ने गांवों, परगनों, इक्ताओं में 6 वर्ष तक घूम घूम कर अपने निरीक्षण के आधार पर यह कार्य पूरा किया और उसने सल्तनत की समस्त भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका आंका था। W.H. मोरलैंड की राय में सल्तनत में यह पहली घटना थी जिसके द्वारा सल्तनत के आमदनी जानने का प्रयास किया गया था। सिकंदर लोदी भूमि मापने के लिए उसका प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। कृषकों पर अगर लगने वाले कर की बात करें बच्चों तो घरी यानी घर पर लगने वाला कर, अलाउद्दीन खलजी द्वारा प्रारंभ चरी चरागाह पर लगने वाला कर, अलाउद्दीन खलजी द्वारा प्रारंभ हक ए सर्व या हासिल ए सर्व सिंचाई कर था जो फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया। कर भुगतान का तरीका वही सामान्यतः राजस्व की वसूली नगद की जाते थे, लेकिन इससे भिन्न तरीके भी सल्तनत काल में आजमाए गए। अलाउद्दीन खलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था के मद्देनज़र दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों और दोआब में राजस्व की वसूली खाद्यान्न के रूप में वसूलने का हुक्म दिया था। फिरोज तुगलक ने कई क्षेत्रों में कृषकों से आधा राजस्व अनाज के रूप में लेता था और आधा राजस्व नगद के रूप में वसूलने का आदेश था। फिर अलाउद्दीन खलजी के बाद इब्राहिम लोदी दूसरा सुल्तान था जिसने अपने शासन काल के परवर्ती वर्षों में अनाज के रूप में भू राजस्व वसूलने का आदेश दिया था। अब कृषि के विकास में बच्चों अगर सुल्तानों के योगदान की बात करें तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान था, इल्तुतमिश का योगदान था, अलाउद्दीन खलजी का योगदान था, गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने अपना योगदान दिया था। गयासुद्दीन तुगलक तो बल्कि राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति लागू किया था। अलाउद्दीन खलजी की कठोर प्रणाली और उसके उत्तराधिकारियों की अत्यधिक उदार प्रणाली के बीच संतुलन का रास्ता उसने बनाया। बर्नी ने तरीका ए इत्दाल यानी सुल्तान का तरीका एवं रस्म ए मियाना मतलब बीच का रास्ता की संज्ञा दिया। मध्यस्थतों को हक ए खोती या खोती राज्य के द्वारा दिया जाने वाला वेतन के राजस्व वसूली के एवज में वसूले गए राजस्व के एक अंश के रूप में निर्धारित किया था का अधिकार दिया। तो किस्मत एक खोते या खोते का अधिकार नहीं दिया गया, साथ ही धरी और चरी को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के समय में कम किए गए भूमि राजस्व को बढ़ाकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% कर दिया। एक पृथक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भूमि मापने की प्रथा फिर चलाई गई। भू राजस्व की वसूली वास्तविक उत्पादन के बजाय राज्य द्वारा तय की गई पैदावार यानी वफा ए फरमानी के आधार पर किए जाने से स्थिति बिगड़ गई। दूसरे नगद रूप में वसूली बाजार में प्रचलित मूल्य के बजाय
राज्य द्वारा घोषित मूल्य मतलब निर्ख ए फरामानी के आधार पर किया गया, जिससे असंतोष फैल गया। यह सब परिणाम यह हुआ कि एक तरफ किसान भू राजस्व देने से आनाकानी करने लगे, तो दूसरी तरफ भू राजस्व अधिकारी भू राजस्व वसूलने में जबरदस्ती करने लगे, और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजस्व वसूली की इजारेदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन होता है। फिरोज तुगलक उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के विचार से सिंचाई के लिए व्यापक स्तर पर नहरें खुदवाया। उसने हके सर्व या हासिल ए सर्व नामक नया सिंचाई कर लगाया। इसकी दर कुल उपज का 5% मुस्लिमों को लिया था और 10% हिंदुओं के लिए तय किया गया। उसने बृहद पैमाने पर उद्यान लगवाए। सिकंदर लोदी भूमि की पैमाइश संबंधी व्यवस्था को पुनः प्रचलित किया और सिकंदरी गज को भूमि पैमाइश का मानक माप निर्धारित किया गया। इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो उसने यह फरमान जारी किया कि भू राजस्व यानी लगान केवल जिन्स उपज के रूप में ही वसूल किया जाएगा। शिल्प और तकनीक। बच्चों, अगर शिल्प और तकनीक की बात करें तो दिल्ली की सल्तनत का जो स्थापना हुआ उसके साथ ही भारत में, उत्तरी भारत में कृषि एवं शहरी क्रांति का प्रारंभ होता है। कृषि प्रधान देश अर्थव्यवस्था का विकास इतनी तीव्रता से इसके पूर्व कभी नहीं हुआ जितना कि 13वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इन 3 सदियों में ग्रामीण समाज के अंदर के ढांचे में यद्यपि गहन परिवर्तन नहीं हुए, किंतु समाज के विविध वर्गों के अधिकारों की परिभाषा बदलते ही आंतरिक और बाहरी दबाव में ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था और आर्थिक संगठन में जो विकास हुआ वह नवीन दिशा में था। अभी तक शासकों के राजकोषों में एवं हिंदू मंदिरों में सदियों तक धन छिपा रहने के कारण उत्तरी भारत का आर्थिक विकास रुका हुआ था। मुसलमान विजेताओं ने मोहम्मद गोरी के समय से लेकर अगले 100 वर्षों में राजकोषों एवं मंदिरों से निकालकर उसका सभी वर्गों द्वारा उपयोग होने का प्रचलन किया। धन के संचलन के कारण सुल्तान, अमीर, सैनिक सभी वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नए नए शिल्पों और तकनीक का प्रारंभ हुआ। वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो मुसलमानों के साथ ही रुई धुनने या स्वच्छ करने का कमान एवं सूत काटने की पहिया चरखा भारत में आया। अब तक रुई छड़ी से पीट करके धुना जाता था। चरखे ने सूत काटने की गति को बढ़ाया। अब कम समय में ज़्यादा सूत काटा जाता था। भारत में चरखे का पहला पुस्तकीय प्रमाण ईसामी द्वारा रचित फुतूह उस सलातीन 1350 ईस्वी में प्राप्त होता है। भारत में चरखे का सूती कपड़े के अतिरिक्त रेशमी कपड़े की बुनाई में भी विकास हुआ। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा सल्तनत काल में प्रचलित हुई। बंगाल में रेशम के कीड़े का प्रचलन चीनी कागज की भांति चीनी प्रभाव से हुआ। ऊनी कपड़ा उद्योग का भी विकास होता है। कश्मीर अपने ऊनी शाल के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यह आप सबको पता है। इस प्रकार वस्त्र निर्माण, कपड़ा रंगाई एवं कपड़ा छपाई का सल्तनत काल में खूब विकास हुआ। वस्त्र उद्योग के अगर प्रमुख केंद्र की बात करें बच्चों तो उत्तरी भारत में वस्त्रों के निर्माण और निर्यात में बंगाल और गुजरात सबसे आगे था। बैराम, नामोन, लिजाती, चंतर, ढौजर बंगाल में बने उत्कृष्ट कपड़ों के नाम थे। शिरबंद बंगाल में निर्मित एक कपड़ा जो यूरोपीय स्त्रियों के स्कार्फ या दुपट्टा एवं फारसी व्यापारियों में पगड़ी के रूप में काम आता था, बहुत लोकप्रिय हुआ। सिनवफ बंगाल में निर्मित एक कपड़ा था जो अरब व्यापारियों की कमीज के कपड़े के रूप में उपयोगिता हुआ और बहुत प्रसिद्ध हुआ। खंभात का रेशमी वस्त्र मूल्यवान वस्तुओं में था, जिस पर दिल्ली के अलाउद्दीन खलजी ने नियंत्रण लगा दिया था और उसका प्रयोग केवल अमीरों तक सीमित कर दिया था। पटोला गुजरात का सुप्रसिद्ध रेशमी वस्त्र था और इसका उल्लेख बर्नी ने
अलाउद्दीन खलजी द्वारा देवगिरी लूट से प्राप्त सामग्री में किया है। उत्तरी भारत में दिल्ली भी वस्त्र उद्योग का एक बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी प्रसिद्धि वस्त्रों के उत्कृष्ट बाजार के कारण थी या उसके निर्माण केंद्र होने के कारण। कश्मीर में 13वीं सदी में साल बनाने के कारखाने स्थापित हो चुके थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 से 51 के ईस्वी के बीच में उसने चीन के सम्राट के लिए कश्मीरी शालें उपहार स्वरूप भेजा था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन, इनका शासनकाल था 1420 से 1470 ईस्वी के बीच में। उसने साल बनाने की उन्नत तकनीक को तिब्बत से आयात किया था और इस तरह कश्मीर ने साल उत्पादन में विशेष प्रगति प्राप्त की थी। पत ये अवध में बना एक मोटा कपड़ा था जो फकीरों एवं गरीबों द्वारा पहना जाता था। दक्षिण भारत में वस्त्र निर्माण के केंद्र थे देवगिरी और महादेव नगरी। वहां के बने कपड़े उन्हीं स्थानों के नामों से प्रसिद्ध थे तथा बहुत उत्कृष्ट समझे जाते थे। देवगिरी कपड़े की प्रशंसा अमीर खुसरो ने कुछ इस तरह से किया है कि देवगिरी कपड़े का 100 गज का कपड़ा सुई के छिद्र से निकाला जा सकता था, फिर भी यह इतना मजबूत था कि सुई इसे छेद नहीं सकती थी। भवन निर्माण उद्योग की अगर बात करें बच्चों, तो नए शासक वर्ग ने अपने रहन सहन के अनुरूप भारत में भवन बनवाए। अरबी वास्तुकला के प्रभाव से भवनों के बाह्य रूप, आकार व शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। चिनाई के लिए चूने और वो मिट्टी का जो गारे होते था उसका प्रयोग किया जाता था। छत के निर्माण में मेहराब, गुंबद, वर्गाकार आधार का प्रयोग होने लगा। इसके बाद कागज निर्माण उद्योग वहाँ पे प्राप्त होता है। अन्य तकनीक में सल्तनत काल में कुतुबनुमा मतलब दिक् सूचक एवं समय सूचक उपकरण का प्रचलन होता है। कुतुबनुमा या दिक् सूचक चुंबक पर आधारित दिशा सूचक यंत्र था। इसकी एकल सुई उत्तर की ओर संकेत करती है, जिसके सहारे अन्य दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। समय सूचक उपकरण की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के समय में एक नई तकनीक समय सूचक उपकरण का प्रयोग आरंभ हुआ। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, दिल्ली में नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी, एक जल घड़ी लगवाई थी, जिससे ठीक समय की सूचना दिया जाता था। कारखाना की अगर बात करें तो सर्वाधिक सुसंगठित उद्योग दिल्ली के सुल्तानों के कारखानों के रूप में था, जहां विविध प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता था। शाही परिवारों के उपयोग की अनेक वस्तुएं जैसे राजकीय वस्त्र, टोपी, जूते, पर्दे, मेज पर बिछाने वाला कपड़ा, मेजपोश, रुमाल, घोड़े की जिन आदि सभी का कारखानों में निर्माण किया जाता था। कारखाने दो प्रकार के थे, रातबी और गैर रातबी। रातबी व्यय के लिए अस्थायी धनराशि प्राप्त कारखाना था। इसमें साल भर काम होता था और बराबर उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाई जाती थी। इसमें पिलखाना यानी हाथीशाला, पैगाह मतलब घोड़ाशाला, सुतुरखाना मतलब ऊँटशाला, शगखाना मतलब कुत्ताशाला, मतबख मतलब पाकशाला, शराब खाना, शमा खाना, आबदार खाना, ये संबंधित चीज़ों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। गैर रातबी में व्यय के लिए अस्थायी धनराशि प्राप्त कारखाना था। इसमें जमादार खाना मतलब बिस्तर विभाग, अलम खाना मतलब पताका विभाग, फर्राश खाना मतलब फर्श विभाग, रिकाब खाना मतलब घोड़े की जिन, रकाब, भोजन आदि के संबंधित विभाग, जर्राद खाना मतलब अस्त्र शस्त्र विभाग और सिल खाना मतलब अस्त्र शस्त्र का भंडार। शहरी केंद्रों के रूप में भी वृद्धि होता है सल्तनत काल में। तुर्कों के भारत आगमन में बसाव से कई परिवर्तन हुए, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था शहरी केंद्रों की वृद्धि। इसके कारण थे प्रशासनिक कारण। तुर्क विजेताओं ने खुद को बिल्कुल भिन्न राजनीतिक परिवेश में विरोधी जनसमुदायों से
चारों ओर से घिरा पाया, इसलिए अपने प्रशासनिक हितों और सुरक्षा की दृष्टि से सुल्तान, उसके अमीर तथा उच्च अधिकारियों ने अपने परिवारों के साथ अपनी सैक टुकड़ियों के बीच में रहना श्रेयस्कर समझा। समाज आर्थिक कारण की बात करें तो मुस्लिमों का जीवन शैली हिंदुओं से भिन्न था, इसलिए उन्होंने उच्च वर्गीय शहरी हिंदुओं के बीच में पुराने शहर में रहना उचित नहीं समझा और तुर्की शासक वर्गों ने हिंदुओं के पुराने नगरों एवं कस्बों से हटकर अपनी नई बस्तियां बसानी शुरू की, जो बीतते समय के साथ में शहर के रूप में परिवर्तित हो गया। धार्मिक कारण अगर देखें तो मुस्लिम आक्रांता अपने साथ एक विकसित सभ्यता और संस्कृति जो इस्लाम धर्म से अनुप्राणित थे लेकर भारत में आए थे। उनके धार्मिक रीति रिवाज, आचार विचार, आहार व्यवहार आदि हिंदुओं से भिन्न थे, अतः उन्होंने अपने आप को अलग रखा। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ गौण कारण थे, जिसमें इस्लाम पूर्व से शिल्पकारों के व्यापारियों का भारत में आगमन होता है, दास वृत्ति का प्रसार, सूफियों का आगमन, कृषि अधिशेष का शहरी विकास में उपयोग इत्यादि ये सब कारण थे शहरी विकास के। शहर निर्माण व बसाव की प्रक्रिया इसी कारण प्रारंभ हुई और शहर निर्माण का बसाव प्रक्रिया समझने के लिहाज से तुर्कों की राजधानी दिल्ली को नमूने के तौर पर लिया जा सकता है। मध्यकालीन भारत में राजधानी दिल्ली में क्रमशः 7 शहरों का उदय हुआ, जिनमें 4 शहरों, दूसरे और 5वें शहरों का निर्माण सल्तनत कालीन सुल्तानों ने करवाया। दिल्ली के पहले शहर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज उर्फ राय पिथौरा, राजा पृथ्वीराज का बिगड़ा हुआ रूप है, राय पिथौरा ने करवाया था। नाम था किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया और इसी दुर्ग के चारों ओर का क्षेत्रफल सल्तनत की राजधानी के लिए चुना गया। यही उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, हिसारे नौ दुर्ग और अन्य उपयोगी भवन बनवाया और दिल्ली का विस्तार किया। शहर की अगर शासन व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो प्रत्येक शहर में एक कोतवाल होता था। उसका मुख्य काम था शहर के प्रशासन की देखभाल करना। कोतवाल ये सारे काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से करता था। ये कर्मचारी मोहल्लादार या मोहल्लादार कहलाते थे। दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध कोतवाल थे मलिक उल उमरा फखरुद्दीन, मतलब शासक बलबन, अलाउ मुल्क, ये शासक अलाउद्दीन खलजी आदि। शहरी केंद्रों की वृद्धि और इतिहासकार जो हुए हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब की अवधारणा की कमजोरी यह है कि उन्होंने अपने धार्मिक मुस्लिम लेखक अलबरूनी, जो निश्चित रूप से दम्भी उच्च ब्राह्मण वर्ग के प्रति अच्छे विचार नहीं बना पाया था, उसकी बातों पर ही निष्कर्ष निकालते हैं। यद्यपि सल्तनत द्वारा लाए गए परिवर्तनों का स्वरूप इतना व्यापक नहीं था कि उसके लिए इस आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया जा सके, यद्यपि यह विचार उन परिवर्तनों की एक झलक अवश्य प्रदान करता है कि किस हद तक और किस हालात में इस काल में शहरी केंद्रों का विकास हुआ। अगर समग्रतः कहें तो सल्तनत काल की स्थापना और विस्तार के क्रम में शहरीकरण की प्रक्रिया में गतिशीलता आई और शहरी केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ। फिर बात आ जाती है व्यापार वाणिज्य की। व्यापार समकालीन फ्रांसी ग्रंथों, मुसाफिरों के सफ़रनामों आदि से सल्तनत काल के व्यापारिक जो वृद्धि हुई है उसके बारे में पता चलता है और इसी के आधार पर आगे की विवेचना भी होती है। व्यापार वाणिज्य के विकास में सुल्तानों के योगदान की बात करें बच्चों, तो सल्तनत कालीन सुल्तानों ने अपनी ओर से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रांतीय गवर्नर मलिक उल उमरा हिशामुद्दीन को व्यापारियों को सुविधा देने का निर्देश दिया था। इल्तुतमिश ने लाहौर का पुनर्निर्माण कराने से सीमावर्ती इलाकों में संचार कार्य में तीव्रता आई थी। बलबन ने मेवात के जंगलों को साफ करवाया और मेवों की गतिविधि पर अंकुश लगवाया था। इसी प्रकार कटेहर और दोआब में जंगलों को साफ करवाया। जलालुद्दीन खलजी की अगर बात करें तो दिल्ली लखनौती के बीच स्थित मार्ग के जंगलों को साफ करवाया था और डाकुओं और लुटेरों से सुरक्षित करवाया था। अलाउद्दीन खलजी ने मार्गों की सुरक्षा और निर्विरोध आवागमन के लिए कड़े कदम उठाए थे।
गयासुद्दीन तुगलक व्यापार के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसने मार्गों की सुरक्षा का बंदोबस्त किया था, ध्वस्त नगरों का पुनः आबाद कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक का काल जो था व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत अनुकूल था। फिरोज तुगलक की अगर बात करें तो उसने व्यापारियों पर लगने वाले कई करों को समाप्त कर दिया था, जिनमें दो प्रमुख कर दलाल ए बाजारहा मतलब क्रय विक्रय खरीद बिक्री पर लगने वाला कर और चुंगी एक गल्लाह यानी अनाज पर लगने वाला कर। उसने अनेक नगर बसाए, नहरें खुदवाए, उद्यान लगवाए। उसके इन कार्यों में व्यापारिक गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि होती है। लोदी सुल्तान की अगर बात करें तो लोदी सुल्तान तो खुद ही व्यापारी रहे थे। स्वभावतः उन्होंने व्यापारी वर्ग की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। व्यापारिक मार्ग जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई, नए नए शहरों की स्थापना हुई, वैसे वैसे उत्पादन केंद्र गांव के स्तर से लेकर के शहर तक मार्गों द्वारा जोड़े गए। स्थल मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग से भी व्यापार होता था। सिंधु गंगा आदि नदियों का नौ परिवहन नियमित होता था। व्यापार की अगर पद्धति की बात करें तो प्रायः व्यापारी अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर काफिला बनाकर यात्रा करते थे और अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनेक कस्बों शहरों में मेले हाट लगते थे, जिनके तरह तरह की वस्तुएं खरीदे बेचे जाते थे। व्यापार के प्रकार अगर बात करें बच्चों तो क्षेत्र के आधार पर व्यापार दो प्रकार के थे, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, और दोनों ही उन्नत थे। विदेशों से भारत के व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे थे। थल सीमांतों से व्यापार भारत को एशिया के शेष भागों से जोड़ने वाले प्रमुख स्थल मार्ग उत्तर पश्चिम में स्थित दर्रों से होकर जाते थे। मंगोल संकट के समय भी विदेशी व्यापारी व्यापार के लिए जोखिम उठाते रहते थे। इसी तरह अगर समुद्री व्यापार की बात करें तो समुद्री व्यापार भारत के अनेक बंदरगाहों से होता था। पश्चिमी समुद्र तट पर सिंध से लेकर कालीकट तक और पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक बंदरगाह थे जो आज भी विद्यमान हैं। इन बंदरगाहों से एक और पश्चिमी एशिया के देशों से और दूसरी ओर पूर्वी एशिया के देशों से आयात निर्यात होता था। 15वीं सदी ईस्वी के अंत में भारत और यूरोप के बीच सीधे सामुद्रिक व्यापार की खोज हो जाने से व्यापार में और रफ्तार आ जाता है। यह खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने किया था। समुद्री व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारियों में अरब मुस्लिम व्यापारियों का प्रभुत्व था। ये यूरोप और भारत के बीच बिचौलिए का काम करते थे। गुजराती बनिए, दक्कन के चट्टियों या सेठियों और भारत में बसे कुछ मूरों के एक छोटे व्यापारी समुदाय का विदेशी व्यापार और समुद्री व्यापार में भी कुछ हिस्सा हुआ करता था। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो इस सल्तनत काल में व्यापारियों के कई वर्ग थे। बर्नी ने इनका एक सूची दिया है, जैसे सौदागरान सौदा बेचने वाला वणिक, तुज्जार यानी पशु व्यापारी, बुजुर्गनान मतलब वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यापारी, कारवानियान मतलब अनाज के घुमक्कड़ व्यापारी, बक्कालान मतलब अनाज के व्यापारी, दल्लालान मतलब दलाल जो क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, मुल्तानियान मतलब मुल्तान के बड़े व्यापारी जो ऋण देते थे, किशाहदारान मतलब ऋणदाता, मिहतारान मतलब बड़ा व्यापारी, सर्राफरान मतलब सोना चांदी बेचने वाला, जरगारान मतलब सोने चांदी के जेवर बनाने वाला, शाहान मतलब ऋणदाता व्यापारी साहूकार, और बाजार यान मतलब खुदरा व्यापारी दुकानदार इत्यादि। बड़े पैमाने के व्यापार पर विशेष वर्गों का एकाधिकार था। अनाज का व्यापार मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में था। दलाल, बंजारे, भाट आदि के वर्ग थे जो व्यापार में सीधे भाग तो नहीं लेते थे, किंतु अपनी जीविका के लिए उन पर आश्रित जरूर हुआ करते थे। कुछ व्यापारिक समस्याएं भी थी जिसको समय के साथ साथ में जो है उसको दूर किया गया सुल्तानों के द्वारा। व्यापारियों के जो दशाएं थे उसका भी ध्यान रखा गया। वाणिज्य में अगर बात करें तो मुद्रा का प्रचलन था।
सल्तनत काल में इल्तुतमिश के ज़माने में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। चांदी के सिक्कों को सामान्यतः टंका कहा जाता था। चांदी के सिक्कों के समानांतर तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे और तांबे के सिक्कों को सामान्यतः जीतल कहा जाता था। सर्राफ चांदी अथवा सोने की ठोस ईंटें अपने टकसालों में ढालने में प्रवीण थे। सल्तनत काल में मुद्रा प्रणाली के विकास के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली कमजोर पड़ा और व्यापार में मुद्रा का चलन आगे बढ़ा। बैंकिंग प्रणाली की अगर बच्चों बात करें तो बड़े बड़े व्यापार उधार पर ही चलते थे और उनका भुगतान नियत समय पर हो जाता था। सल्तनत काल में ब्याज पर ऋण देने वाला एक बहुत बड़ा व्यावसायिक समुदाय था, जिनमें मुल्तानियान का सर्वप्रमुख स्थान था। यह समुदाय ऋण से संबंधित सभी प्रकार के काम करता था। ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता के बीच तशुक यानी ऋण पत्र लिखे जाते थे, जिनमें ऋण संबंधी सभी बातों का जिक्र होता था। अमीर खुसरों के अनुसार बड़ी राशियों पर 10% वार्षिक और छोटी राशियों पर 20% वार्षिक ब्याज लगता था। मुद्रा प्रणाली प्राचीन काल से ही विशिष्ट अवसरों जैसे राज्यारोहण, क्षेत्र विजय, अश्वमेध यज्ञ आदि पर शासकों द्वारा सिक्के जारी करने की परंपरा थी। मुस्लिम शासकों ने भी इस परंपरा को कायम रखा। विनिमय दर या सापेक्षिक मूल्य की अगर बात करें तो विनिमय दर का अर्थ है किसी एक धातु या मुद्रा का किसी अन्य धातु मुद्रा के रूप में विनिमय मूल्य। मध्यकालीन भारत में विभिन्न धातुओं का विनिमय दर या सापेक्षिक मूल्य, एक्सचेंज रेट और रिलेटिव प्राइस इसको बोलते हैं। जैसे सोना चांदी का अगर प्रतिशत एक संबंध 8 का था, शासक इल्तुतमिश था। चांदी का जो है एक संबंध 48 था, इसका भी इल्तुतमिश समय में चलता है। एक संबंध 7 अलाउद्दीन खलजी ने चलाया था, ये सोना चांदी था। और चांदी तांबा का एक संबंध 50 था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। एक संबंध 10 ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था और एक संबंध 64 ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। ये चांदी और तांबा का सिक्का हुआ करता था। सोना चांदी में पुनः जो है एक संबंध 9.4 ये शेरशाह ने चलाया था और 1:40 ये अकबर चलाया था चांदी और तांबा का। इसी तरह से पुनः सोने और चांदी की अगर बात करें तो 1:9 अकबर के समय में, और चांदी और तांबा का अगर मिश्रण की बात करें तो 1:80 ये जहांगीर के समय में चला था। टकसाल थे। टकसाल में संस्कृत शब्द टंकशाला का तद्भव रूप है। प्राचीन भारत में सिक्कों को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि यह किस स्थान के टकसाल में तैयार किए गए हैं, मगर भारत के मुस्लिम शासकों ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की नई प्रथा चलाई जरूर थी। महमूद गजनवी के सिक्कों पर टकसाल घर का नाम महमूदपुर लाहौर अंकित है। इल्तुतमिश के एक सिक्के पर टकसाल पर घर का नाम बिलाद हिंद मिलता है। लखनौती मतलब गौड़ बंगाल में नया टकसाल घर खोलने का श्रेय रजिया को जाता है। बलबन ने अलवर, सुल्तानपुर, फकराबाद में नए टकसाल खोले थे। अलाउद्दीन खलजी के सेनापति मालिक कफूर के दक्षिण विजय के बाद पहली बार देवगिरी, बाद का कुतबाबाद या दौलताबाद के टकसाल के सिक्के जारी किए गए। गयासुद्दीन तुगलक के सोने के एक सिक्के पर टकसाल का नाम मुल्क ए तिलंग यानी तेलंगाना दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत ने अपने विस्तार का चरमोत्कर्ष देखा था। स्वभावतः उसके समय में सबसे अधिक टकसाल घर स्थापित हुए। सुल्तान के राज्य विस्तार एवं प्रभाव क्षेत्र पर टकसालों की संख्या निर्भर करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली, रणथंभौर, धार, लखनौती, सातगांव, सुल्तानपुर, मुल्क ए तिलंगा यानी तेलंगाना, तुगलकपुर, तिरहुत, देवगिरी यानी दौलताबाद में अपने सिक्के जारी किए थे। सूर शासक शेर शाह के समय 1540-45 ईस्वी में टकसाल घरों की संख्या 23 पहुंच गई। मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में यह संख्या 76 तक पहुंच गई थी। सिक्कों पर टकसाल घरों के उल्लेखों से उन स्थानों के शासकीय महत्व और राज्य की सीमाओं के बारे में भी
जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा प्रणाली से संबंधित जो अन्य बातें हैं, सिक्कों के आकार, उन पर अंकित लेख, पदवियां, उन पर अंकित आकृति, अलंकरण में विभिन्नता मिलती है, जो सुल्तानों की रुचि, राजनीतिक आदर्श और धार्मिक दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है। सल्तनत काल में राज्य की ओर से सिक्के की शुद्धता और तौल को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया गया। बरनी की रचना तारीखे फिरोज शाही का एक प्रसंग उल्लेखनीय है कि जिसमें सुल्तान के सिक्के की तुलना पिता की कुंवारी पुत्री से किया गया है। तुगलक को उसके वजीर ने समझाया कि सिक्का सुल्तान के लिए वैसी ही चीज है जैसे कि कुमारी पुत्री अपने पिता के लिए। किसी कुमारी के चरित्र एवं संदेह किया जाता है तो उसके लिए वर प्राप्त करने में कठिनाई होती है, फिर वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो। उसी तरह धातु की शुद्धता और सिक्के की ठीक तौल के बारे में जनता के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो ये इनके विषय में ये चर्चाएं प्राप्त होती है बच्चों, और इस तरह से हमने इसका लगभग समापन किया। अब भारत के थलमार्गी व्यापार प्रमुख केंद्र मुल्तान था। 1941 में मंगोलों ने लाहौर को तबाह कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक इस तबाही से उबर नहीं पाए थे। तो ये भी एक शब्द छूट गया था जिसको हमने सोचा है कि आपको लास्ट में ऐड कर देता हूँ। और जो भारत के मुस्लिम शासकों एवं दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अपने सिक्कों पर तिथियां हिजरी संवत, विक्रम संवत अंकित कराई, इससे स्पष्ट सूचना मिलती है कि कौन सा सिक्का किस साल में जारी किया गया था। टंका तब तक प्रयोग में चलता रहा जब तक कि शेर शाह द्वारा प्रचलित रुपया ने उसका स्थान न ले लिया। जीतल तब तक प्रयोग में चलता रहा जब तक कि बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित बहलोली ने उसका स्थान नहीं ले लिया। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक टंका यानी चांदी, उसका बराबर 48 जीतल यानी तांबा के बराबर माना गया, और वही जो है 192 दांग या फुलुस ये तांबा के बराबर माना गया। सल्तनत काल में सोने, चांदी के टंके, मिश्र धातु के सिक्के, तांबे के जीतल के छोटे बड़े सिक्कों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सिक्कों का भी प्रचलन था। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी। अब जब हम लोग अगला लेक्चर प्रारंभ करेंगे तो वो सल्तनत कालीन समाज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।